थंबनेल तो देख ही लिया होगा. So yes, I scored 95 on 100 in my English board exam class 10th. And trust me, I wasn't one of those students जो कि 24/7 novels पढ़ती थी या English इतनी fluently बोलती थी. नहीं भाई. In fact, I followed a few simple strategies that literally changed my score. क्योंकि English में ना इतने अच्छे 90 plus लाना, it is easy. It is not that hard. ठीक है. So if you're aiming 90 plus in your English board exam, this video is for you. Make sure to watch till end. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Garvita and I give you the best life experience advices that I have. So today's video is about 95 on 100. Yes, it is not that hard. It is not that easy. Because trust me, English is a subject, ठीक है, इज़ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट्स टू स्कोर इन. ठीक है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप इजीली स्कोर करके ना अपने परसेंटेज बढ़ा सकते हो. ठीक है, एवरेज बच्चे के भी, बिलो एवरेज बच्चे के भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं इंग्लिश में, ओनली इफ़ यू नो हाउ टू प्रिपेयर द स्टफ्स. सो डायरेक्टली वीडियो के अंदर चलते हैं एंड आई गिव यू द लाइन वाइज स्ट्रैटेजीज हाउ यू कैन स्कोर, हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर योर इंग्लिश एग्जाम. ओके, नंबर फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, मेक NCERT योर बेस्टेस्ट फ्रेंड फॉर क्लास 10th. क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके अंदर रिफ्रेशर्स तो क्या ही काम आएगी भाई. NCERT पढ़ लो. ठीक है, बिलीव मी, मैंने NCERT देखो, इंग्लिश में क्या होता है ना कि बच्चे एनिमेशन वीडियोस देखते हैं. ठीक है, आई यूज टू डू दैट टू, बट दिस इज़ द रॉन्ग वे. आप इसके अंदर आपको डिटेल्स नहीं पता चलती हैं. इवन माई क्लास टीचर यूज टू टेल मी कि भाई एनिमेशन वीडियोस से ना कुछ भी नहीं होता है. ठीक है, एनिमेशन वीडियोस मत देखा करो, उसके अंदर आपको डिटेल्स नहीं पता चलती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका चैप्टर नंबर 1 है लेंचो वाला है, कैसे ना. मेरी तो 3 साल हो गए भाई 10th पास करे हुए. स्टिल जो फर्स्ट चैप्टर है आपका लेंचो वाला है ना, तो उसके अंदर ना आप एनिमेशन वीडियो मत देखो, उसके अंदर आपको डिटेल्स नहीं पता चलेगी. ठीक है, जो एक एक माइन्यूट डिटेल्स होती है ना, वो आप NCERT रीड करने पे ही आपको पता चलेगी. मतलब अगर आपने एनिमेशन वीडियो देख लिया और आप चले गए ना एग्जाम देने, तो आप आंसर के अंदर ना डिटेल पॉइंट्स नहीं लिख पाओगे. ठीक है, बिलीव मी, मेरे साथ हुआ है. ठीक है, क्वार्टरली में मैं सिर्फ एनिमेशन वीडियोस देखे गई थी और अगर इंटरनल क्वेश्चन आ गया था ना उस टाइम पे, तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं थी डिटेल्स क्या थी. एनिमेशन में सिर्फ आपको स्टोरी समझ में आ जाती है, बट यू डोंट नो कि हाउ टू राइट द आंसर. ठीक है, NCERT आपको आंसर लिखने का तरीका बताती है. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज कंप्लीट माई NCERT थरली. आई डिड माई NCERT थरली टिल प्री बोर्ड्स. ठीक है, प्री बोर्ड्स तक तो मेरी बहुत अच्छे से हो गई थी. आई डिडंट जस्ट रीड द चैप्टर्स, आई अंडरस्टूड द कैरेक्टर्स ऑल्सो. ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर स्केच आते हैं इंग्लिश में 10th में. ठीक है, तो जैसे लेंचो है तो उसके बारे में आपको कैरेक्टर्स पता होनी चाहिए, उसका नेचर, उसका बिहेवियर एक्सेट्रा है ना. उसके अंदर आई अंडरस्टूड द कैरेक्टर्स ऑल्सो, थीम्स ऑल्सो, क्योंकि थीम्स भी आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन्स क्या क्या है उसको हाईलाइट करो, हाईलाइट नहीं करनी है तो अंडरलाइन करो. ठीक है, क्यों. और फिर है ना, जब एंड टाइम, जब सुबह वाला रिविजन होता है ना, जो सुबह अपन जाने से पहले करते हैं, तो उसके अंदर ना आपको बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना, आप सिर्फ हाईलाइटेड चीज़ पढ़ के जाओ. एटलीस्ट वो हाईलाइटेड पॉइंट्स भी आपको याद रहेंगे तो आप आंसर फ्रेम कर पाओगे इंग्लिश में. ठीक है, तो एनिमेशन वीडियोस देखना बंद करो और NCERT को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो. ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट में, अगर NCERT स्ट्रांग होगी ना, तो हाफ ऑफ द प्रिपरेशन इज ऑलरेडी डन. ठीक है, आपको सिर्फ अच्छे से पढ़ना ही तो है NCERT. फिर उसके बाद ना अंडरलाइन करके रखो. सुबह एग्जाम देने से पहले ना उन्हीं अंडरलाइन वाली चीज़ों को पढ़ के जाओ, अननेसेसरी स्टफ्स मत पढ़ो. ठीक है, सिर्फ अंडरलाइन चीज़ें पढ़ के जाओ एंड देन उससे आपका आंसर इजीली फ्रेम होगा. अगर आपको पता होगा कि लेंचो का कैरेक्टर क्या क्या था, उसके अंदर स्टोरी में क्या क्या हुआ था. ठीक है, बहुत इंटरनल माइन्यूट डिटेल्स भी आपको पता होगी, तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे जिसमें आप ब्लैंक रहोगे. क्योंकि इंग्लिश में ना ईजी क्वेश्चन तो आएंगे नहीं. ठीक है, ये इसने ये क्या किया था, ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आफ्टरवर्ड्स. तो NCERT इज़ योर मेन थिंग. NCERT इज़ योर मेन थिंग. ठीक है, NCERT पढ़ो, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई रिफ्रेशर कहीं पे भी मत जाओ. नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पॉइंट नंबर 2.
ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ना क्या होता है कि आपको पता चलता है, बिकॉज जैसा आपके 9th में आता था या जैसा आपके 8th में आता था वैसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में नहीं आएंगे, आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पे आपका चलेगा सारी चीज़ें। ठीक है, जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे 5 मार्क्स के जो होते हैं, सॉरी 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होते हैं, जो कि 2 आते हैं लास्ट में सेक्शन में। ठीक है, तो उसके अंदर ना आपको इजीली नहीं पूछेंगे कि ये क्या हुआ था, इसके अंदर स्टोरी बता दो, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बेस आएंगे कि इसकी जगह आप होते तो आप क्या करते, वैसे टाइप्स के क्वेश्चंस। ठीक है, यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट में, क्योंकि मैं पूरी प्रॉपर एक्सपीरियंसड हूँ, मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे, एंड जैसे मैंने किया वैसे ही आप करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर पे फोकस करो, क्योंकि एनसीईआरटी आपको ये नहीं बताएगी कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, प्रीवियस ईयर आपको ये बताएगा कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आपके आने वाले हैं और आपको आंसर कैसे करने हैं। ठीक है, सो दिस वाज द थिंग विच हेल्प मी द मोस्ट। ठीक है, एनसीईआरटी वाज द थिंग विच हेल्प मी द मोस्ट टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने अराउंड 8 to 10 पेपर सॉल्व कर लिए थे। आफ्टर लाइक अ फ्यू ऑफ देम आई नोटिस दैट क्वेश्चंस का पैटर्न जो है ना इज एक्चुअली क्वाइट सिमिलर। काफ़ी सारे क्वेश्चंस का पैटर्न ना बिल्कुल सिमिलर सिमिलर था। ठीक है, एवरी सेम क्वेश्चंस आते थे भाई हर साल। ठीक है, तो क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ने लग जाता है और आपकी स्पीड भी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, और क्या पता कि आपने कोई प्रीवियस ईयर सॉल्व किया हो, वही सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आपका उठ के आ गया हो, भले चैप्टर चेंज हो सकता है, कैरेक्टर सेम हो सकता है, बट पूछा सेम जा रहा हो, क्योंकि ऐसा ही होता है। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन बैंक्स वगैरह लगाओ, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो। ठीक है, 2 पॉइंट्स तो मैंने आपके कवर कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 3। नाउ पॉइंट नंबर 3, never ever ignore your writing skills. You know what most students do? Most students focus only on literature, but writing skills can actually literally boost your score. आपको writing skills आनी चाहिए। ठीक है, लिटरेचर तो क्या है, पढ़ लोगे रट जाएगा, बट राइटिंग स्किल्स आप में होनी चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत लोग करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 3 से ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के आपके हाफ नंबर या 1 नंबर कट जाते हैं। ठीक है, और वो भी बहुत मैटर करता है बोर्ड्स में। तो कोशिश करो कि आपकी राइटिंग स्किल्स सुधारो। ठीक है, क्योंकि मैंने ना अपने टाइम में मतलब लेटर्स वगैरह जो आते हैं, ठीक है, आई प्रैक्टिस्ड लेटर्स, एनालिटिकल पैराग्राफ्स, एवरी फॉर्मेट मल्टीपल टाइम्स। क्योंकि मेरे साथ क्या होता था ना, मेरे साथ सब मिक्सअप हो जाता था। मैं करके सब अच्छे से जाती थी, मुझे घर पे सब अच्छे से याद रहता था, पर बोर्ड्स में जाने के बाद मैं लेटर का फॉर्मेट एनालिटिकल राइटिंग में लिख देती थी या इनफॉर्मल का फॉर्मेट में मिक्स हो जाता था। तो ये चीज़ ना जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है, प्री बोर्ड्स तक मैंने ये गलतियाँ की है। मैंने इनफॉर्मल का फॉर्मल में मिक्स कर दिया था, फॉर्मल का इनफॉर्मल में मिक्स कर दिया था। मतलब ये चीज़ें बहुत होती है। ठीक है, एक बार फॉर्मेट याद हो गया ना तो मार्क्स तो यूँ मिलेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट के ना मेन मार्क्स होते हैं। ठीक है, फॉर्मेट, फिर उसके बाद डेट्स वगैरह आप कैसे लिख रहे हो, उन सब के मार्क्स होते हैं और होते हैं तो ऐसे। अब ठीक है, आपने राइटिंग पे फोकस किया, राइटिंग पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राइटिंग पार्ट कितना ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, उसके अंदर ना राइटिंग के सीधा सीधा 5 मार्क्स मिल जाते हैं आपको, अगर आपका फॉर्मेट सही होता है, पूरे सब कुछ जो भी होता है, नीचे का डेजिग्नेशन वगैरह, ऊपर का फ्रॉम टू वगैरह सब कुछ अगर आपका सही होता है, ठीक है, तो आपको सीधा सीधा 5 मार्क्स मिल जाते हैं। फॉर्मेट के बाद पॉइंट नंबर 4 आता है, राइटिंग स्किल्स के बाद पॉइंट नंबर 4 है प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, दिस इज समथिंग विच मेनी स्टूडेंट्स इग्नोर। ठीक है, योर आंसर शीट शुड लुक नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार पहला क्वेश्चन यहाँ कर दिया, दूसरा क्वेश्चन अगले पेज पे, तीसरा क्वेश्चन उससे अगले से अगले पेज पे। ऐसा होगा ना तो एग्जामिनर जो भी होगा आपका चेकर, वो भाई उसको इतना इरिटेशन होने लग जाएगा एक पॉइंट पे कि भाई ये क्या है, एक यहाँ है, एक सेक्शन वहाँ है, एक सेक्शन वहाँ है। कोशिश करो कि सेक्शन वाइज पेपर करो, क्वेश्चन वाइज पेपर करो। ठीक है, बिकॉज दिस इज समथिंग जो होता है ना आपका एग्जामिनर, वो डायरेक्ट उसका जो अटेंशन होता है ना वो ग्रैब करता है ये सब चीज़ें। जो प्रेजेंटेशन होता है, बिलीव में मेरी प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर थी, मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, तो मेरी राइटिंग और मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था मेरे पेपर में। उसके मुझे डेफिनेटली, अगर मेरा कहीं मतलब
कहीं क्वेश्चन में मुझे 4 भी मिल रहे होंगे ना, तो मेरे 4.5 दे देगा एग्जामिनर 5 में से, ठीक है। तो इतना अच्छा मेरा प्रेजेंटेशन था। सो आई ऑलवेज लेफ्ट प्रॉपर स्पेसिंग। मैंने हमेशा प्रॉपर स्पेसिंग छोड़ी है। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन मैंने किया है अपने आंसर शीट्स में, एंड केप्ट माई हैंड राइटिंग वेरी वेरी एक्सट्रीमली क्लीन, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आपका कुछ गलत भी हो गया तो आप ऐसे मतलब पूरा काट रहे हो यूं करके, भाई नहीं, एक प्रॉपर लाइन चलाओ, ठीक है। वो कटा हुआ है ना, वो भी आपका क्लीन दिखना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। तो इतना क्लीन अपना पेपर रखो। एग्जामिनर पे ना फर्स्ट इम्प्रेशन जो मैटर करता है ना, वो आपका प्रेजेंटेशन ही करता है कि भाई इसकी राइटिंग सुंदर है, चलो राइटिंग सुंदर नहीं है तो इसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, ठीक है। तो वो इरिटेट नहीं होता है चेक करते वक्त पेपर्स। सो दिस इज अ साइकोलॉजी विच वर्क्स इन एन एग्जामिनर, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नाउ पॉइंट नंबर 5, अंडरस्टैंड बट डू नॉट मेमोराइज थिंग्स, ठीक है। जो भी लॉन्ग आंसर्स होते थे ना 8 तक, तो क्या होता था कि भाई रट लो, यही आने वाला है, एज इट इज़ यही क्वेश्चन आएगा, रट लो सारी चीज़ें, बड़े बड़े एक एक पेज के आंसर्स अपन बैठ के रटते थे। गाइज 10th बहुत अलग है, 12th बहुत अलग है, ठीक है। आई नेवर ट्राइड टू मेमोराइज लॉन्ग आंसर्स वर्ड बाय वर्ड। Instead, I understood the chapter and remembered the main points. मेन पॉइंट्स हाईलाइट करो, उसको लर्न करो, उसको अच्छे से हाईलाइट करके अपने दिमाग में बिठा लो, उससे आपका आंसर पूरा फ्रेम हो जाएगा। अगर आपको पता होगा कि भाई लेंचो ने यहाँ जाके ये चीज़ करी थी, तो आप पूरा आंसर, पूरा एक पेज का आंसर बना सकते हो ना। सो दिस इज़ वॉट वर्क्स इन योर पेपर, ठीक है। आपको दिमाग से काम लेना होगा, ठीक है। आप पूरा पूरा आंसर, पूरा पूरा पेज रटने बैठोगे एनसीईआरटी का, तो यार ये तो ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, नेचुरली इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप है ना पॉइंट्स याद करने की कोशिश करो, ठीक है। उससे आपका पूरा आंसर अपने आप फ्रेम होगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया था ना, मैं पॉइंट्स लर्न करती थी एंड देन आई रोट द आंसर्स इन माई ओन वर्ड्स, ठीक है। अगर आप अपने लैंग्वेज में भी आंसर्स लिख रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो आप लिख रहे हो ना ग्रामेटिकली वो करेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपका पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, मतलब एक्चुअली में वो करेक्ट होना चाहिए, वो पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आप खुद से लिख रहे हो, ये मैटर करता है कि पॉइंट सही होना चाहिए। ट्रस्ट मी, दिस इज मच मोर ईजियर देन मेसिंग अप ऑल द थिंग्स, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट, अंडरस्टैंड बट डू नॉट मेमोराइज थिंग्स। नाउ 6th पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रामर प्रैक्टिस। ये मैं ऑलरेडी अपनी अभी भी मेंशन कर चुकी हूँ। सो ग्रामर की ना रेगुलरली प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि ग्रामर से ही आपके क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, ठीक है। जो आप आंसर फ्रेम करोगे ना क्वेश्चंस के बाद, जो आप आंसर लिखोगे ना, सो जो आंसर्स होंगे वो ग्रामर की वजह से ही आपके करेक्ट माने जाएंगे। बिकॉज मैंने अभी भी बताया आपको, 3 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स से ज़्यादा अगर होती है तो आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द CBSE रूल, ठीक है। सो ग्रामर इज़ वन ऑफ द easiest way to score 90+ in your क्लास 10th इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम, ठीक है। सो ग्रामर ना, जितना आपको रूल्स है, जितना माना आपकी ग्रामर नहीं आती है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अलग से, पर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे ना तो एटलीस्ट आपकी क्वेश्चंस में वो चीज़ मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो साथ साथ में थोड़े ग्रामर्स के रूल्स भी हैं जो नॉर्मली फॉलो होते हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह वगैरह हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सो ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपके राइटिंग सेक्शन में भी काम आती है और लिटरेचर में भी काम आती है, ठीक है। सो अवॉइड ग्रामर मिस्टेक्स, जितनी ज़्यादा ग्रामर मिस्टेक्स अवॉइड करोगे ना उतना ही अच्छा स्कोर मिलेगा तुम्हें पर्टिकुलर आंसर्स में। नाउ द लास्ट एंड 7th पॉइंट, सैम्पल पेपर्स। अभी अपन ने प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में बात की थी, अब अपन बात करेंगे सैम्पल पेपर्स के बारे में, ठीक है। So let me tell you my thing. So around 1 month before my boards exam, I started solving the full sample papers, क्योंकि उस तक तो वो एक पॉइंट है जहाँ तक तो मैं लेके चल रही हूँ कि 1 मंथ पहले तक तो आपका बोर्ड का जो पूरा सिलेबस है वो तो कंप्लीट हो ही चुका होगा, ठीक है। तो 1 मंथ जब बोर्ड्स में बचे थे तो आई स्टार्टेड सॉल्विंग द सैम्पल पेपर्स विद अ टाइमर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमर लगाना मत भूलना, ठीक है। टाइमर के साथ आपकी इंग्लिश बहुत लेंदी होता है, ठीक है। इट इज़ द लेंदीएस्ट पेपर ऑफ ऑल 5 to 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में आपको अनसीन पैसेज के लिए भी प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, फिर आपको लिटरेचर में भी प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, सबसे ज़्यादा तो राइटिंग में आपको सोचना बहुत पड़ता है उसके अंदर, ठीक है। तो टाइमर के साथ ना एटलीस्ट 10 to 12 सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस कर ही लेना, जो कि CBSE अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे निकालती है, ठीक है। सो दिस हैज़ हेल्प्ड मी मैनेज माई टाइम, ठीक है, रिड्यूस्ड एग्जाम स्ट्रेस एंड मेड मी फील मच मोर कॉन्फिडेंट ऑन द एक्चुअल एग्जाम डे,
ठीक है। तो सैम्पल पेपर्स ना मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप 2 मंथ्स पहले से स्टार्ट कर देना ताकि आप मैक्सिमम सॉल्व कर सको, ठीक है। एक सैम्पल पेपर, एक प्रीवियस ईयर पेपर, एक सैम्पल पेपर, एक प्रीवियस ईयर पेपर। ऐसे अपना टाइम शेड्यूल मैनेज करो कि आप दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चला रहे हो, ठीक है। बिकॉज़ सैम्पल पेपर से आपको आइडिया लगेगा कि इस साल कैसे क्वेश्चंस आएँगे। बिलीव मी, मेरे 12th में ना जब भी मेरा पेपर बन के आया था ना इंग्लिश का, तो उसमें से मेरे 50% क्वेश्चंस मेरे सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस थे। बिलीव मी, ठीक है। अब ना मैं अगर आपको बताऊँ ना कि एग्ज़ाम डे की टिप्स क्या रहती है, ठीक है? तो जब जैसे मैंने देखो, मैं पहले गई थी, ठीक है? आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हो, आपको नहीं पता होता कौन-सा सेक्शन पहले उठाना है, ठीक है? तो अगर आप मेरी बात मानो ना, तो जो सेक्शन में आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि राइटिंग सेक्शन आप अच्छे से कर लोगे, वही वाला सेक्शन उठाओ पहले। आपको पता है कि मेरे को लिटरेचर सेक्शन में सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो वही उठाओ पहले, ठीक है? उसको लास्ट के लिए मत बचा के रखो, ठीक है? मैंने ना क्लास 10th में मैंने सबसे पहले मैंने राइटिंग सेक्शन सॉल्व किया था, फॉलोड बाय लिटरेचर एंड देन अनसीन पैसेज, ठीक है। प्री बोर्ड में मेरा एज इट इज़ लिटरेचर सेक्शन के ना मैंने लिटरेचर लास्ट में अटेम्प्ट किया था मेरे प्री बोर्ड्स के अंदर। मेरा एज इट इज़ 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एज इट इज़ छूट गए थे, ठीक है। क्योंकि पेपर बहुत लेंथी आता है, पेपर बहुत ज़्यादा ही लेंथी आता है इंग्लिश का। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि जिस सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो सेक्शन आप पहले उठाओ, ठीक है। आपको पता है कि राइटिंग सेक्शन में ना आप जल्दी से आपको राइटिंग सेक्शन आपसे जल्दी हो जाएगा तो उसको सेकंड नंबर पे उठाओ। अनसीन पैसेज मैं यही बोलूँगी लास्ट के लिए बचा के रखो क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट आपको देख के और अपने थोड़ा बहुत मन से बना के और देन आपको लिखना होता है, तो उसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जहाँ आप जैसे ही एग्ज़ाम रूम में जाओगे ना तो आपका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश होगा, ठीक है। फ्रेश में अगर आप आंसर फ्रेमिंग कर लोगे या फ्रेश दिमाग में अगर आप राइटिंग सेक्शन सॉल्व करोगे ना तो दिस वुड बेनिफिट यू इन द एंड, आई वुड से, ठीक है। और लास्ट के जो 10 से 15 मिनट होता है ना ये रिविजन के लिए बचा के रखना क्योंकि इस टाइम में जो आप हड़बड़ी में स्टार्टिंग में गलतियां करते हो वो आपको करेक्ट करने का टाइम मिल जाता है 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। बिलीव मी दैट फाइनल रिविजन हेल्प्ड मी कैच माई लाइक स्मॉल मिस्टेक्स, ठीक है, जो मैं एज इट इज़ छोड़ देती। अगर मेरे को लास्ट के 15 मिनट नहीं मिलता ना तो आराम से मैं 4-5 मार्क्स के ना गलत करके आ जाती। वो 4-5 मार्क्स के मैंने एंड 15 मिनट्स में करेक्ट किया तो उससे ना काफ़ी ज़्यादा मुझे एंड में बेनिफिट हुआ था, ठीक है। सो यही कुछ टिप्स और स्ट्रैटेजीज है विच यू हैव टू कीप इन माइंड। सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई स्कोर 95 on 100 इन माई क्लास 10th इंग्लिश बोर्ड एग्जाम्स। और ऑनेस्टली अगर इन स्ट्रैटेजीज़ को अगर आप फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली जैसे जैसे मैंने बताया कि कब आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, कब आपको प्रीवियस सॉल्व करना है, तो एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में चलोगे ना आई एम श्योर कि आपके भी 90+ बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी थरीली कर लेना, कोई हड़बड़ाहट मत करना है, एनसीईआरटी कर लो भाई, रिफ्रेशर कोई काम नहीं आने वाली है, ठीक है। उसके बाद सैम्पल पेपर्स कर लो, प्रीवियस ईयर कर लो, बस हो गया। इससे ज़्यादा इंग्लिश में और चाहिए क्या होता है? ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर आप करते हो तो उसको सही कर लो, दैट्स इट, ठीक है। तो यही कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज़ है विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द एंड। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and comment your target below to let me know if you're targeting 90+ percentage in your class 10th board examination or not. So I'll see you in my next video. Till then, bye.